रेणुका एक बहुत ही गरीब औरत थी जो कि राम मंदिर के बाहर प्रसाद बेचने का काम किया करती थी। वो अपने सास ससुर के साथ रहा करती थी। उसके पति गोपाल कई साल पहले शहर में कमाने के लिए गए थे, जो कि कभी लौट कर नहीं आया था। एक दिन वो प्रसाद लेकर राम मंदिर के अंदर जाती है। राम जी, मैं कई सालों से आपकी सेवा में हूँ और सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे पति को मेरे पास वापस भेज दीजिए। कितने सालों से उनकी कोई खबर नहीं मिली है। अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। माँ जी, ससुर जी, प्रसाद ले लीजिए। आज मैं मंदिर गई थी। मुझे पता है कि तूने भगवान से क्या मांगा होगा, यही ना कि तेरा पति वापस आ जाए। हाँ माँ जी, मैंने राम जी से यही मांगा है। जैसे हमें रोजी रोटी का जरिया दे दिया है, वैसे ही मेरे पति को वापस भी भेज दे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुझे यकीन है कि तेरा पति वापस आएगा? इतने साल बीत गए, अब मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। माँ जी, आपको उम्मीद हो या ना हो, लेकिन मेरे राम जी मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। मेरे पति लौटकर जरूर आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि वो तेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। हमने उनकी सेवा में कभी कोई कमी नहीं रखी, तो वो हमारे बुढ़ापे का सहारा कैसे छीन सकते हैं? माँ जी, भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं। एक दिन वो जरूर लौट कर आएंगे। भगवान करे तेरी ये सारी इच्छा पूरी हो जाए। जी माँ जी, ऐसा ही होगा। मैंने आप लोगों के लिए खाना रख दिया है, आप लोग समय से खा लेना। मैं दुकान पर जा रही हूँ, समय हो रहा है दुकान खोलने का। बहू तू चिंता मत कर, हम अपना ख्याल रख लेंगे, तू अपनी दुकान देख। जी ठीक है माँ जी, मैं आपसे शाम को मिलती हूँ। रेणुका इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और राम मंदिर के पास जाकर अपनी प्रसाद की दुकान लगा लेती है। कुछ देर बाद दर्शन करने वाले आना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसकी गरीबी हालत को देखकर कोई उसका प्रसाद लेने के लिए नहीं जाता था। कोई भी मेरी दुकान पर प्रसाद लेने के लिए क्यों नहीं आता है? अगर कोई मेरी दुकान से प्रसाद ही नहीं लेगा तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? क्या हुआ बहू, तू आज कुछ परेशान लग रही है? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं माँ जी, बस आज कोई कमाई नहीं हुई ना, इसलिए थोड़ी सी परेशान हूँ। कोई बात नहीं, आज कमाई नहीं हुई तो क्या हुआ, कल हो जाएगी। माँ जी, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। मुझे तो ससुर जी की दवाइयों की चिंता है। अगर कल तक उन्हें दवाई नहीं मिली तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। बहू, जो दूसरों के बारे में सोचते हैं उनके बारे में भगवान जरूर सोचते हैं। हर दिन एक जैसा नहीं होता, और वैसे भी अब तेरे प्रसाद की दुकान खूब चलने वाली है। क्यों माँ जी, ऐसा क्या होने वाला है जिससे आपको इतना विश्वास है कि हमारी प्रसाद की दुकान अच्छी चल जाएगी? बहू, लगता है कि तू परेशानी में भूल गई कि 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसमें बहुत लोग आएंगे और सभी दर्शन भी करेंगे, तो प्रसाद तो खरीदेंगे ही ना। अरे हाँ माँ जी, ये तो मैं भूल ही गई थी। कल से मैं और सुबह दुकान लगा दिया करूँगी। हाँ, लेकिन उनके साथ साथ तू थोड़ा अच्छे कपड़े भी पहन लिया कर, क्योंकि गरीब समझकर लोग तेरे पास नहीं आते होंगे। माँ जी, आप सही कह रही हो, लेकिन मुझे अपने कपड़ों से पहले अपने परिवार वालों की जरूरतों को देखना है। मेरा तो सभी चलता रहेगा। सच में बहू, तेरा कुछ भी नहीं हो सकता। अपनी सास की बातें सुनकर रेणुका को बहुत हिम्मत मिलती है। वह अगले दिन से फिर पूरे जोश के साथ मंदिर के बाहर अपनी प्रसाद की दुकान लगाती है। दिन बीतते हैं और बीतते दिनों के साथ राम मंदिर का काम और जोरों शोरों से बढ़ जाता है। लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। बीतते समय के साथ रेणुका का थोड़ा बहुत काम चलने लगता है, जिससे उसके घर का गुजारा हो जाता है। एक दिन वो अपनी प्रसाद की दुकान पर बैठी होती है, तभी वहाँ एक लड़की आती है। मेरी माँ बहुत बीमार है, क्या आप मुझे थोड़ा सा प्रसाद देंगी ताकि मैं भगवान के दर्शन कर सकूं? हाँ बेटी, मैं तुम्हें प्रसाद दूंगी। अगर तुम सच्चे दिल से प्रार्थना करोगी तो तुम्हारी माँ जरूर ठीक हो जाएगी। लेकिन आंटी, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या आप मुझे फ्री में प्रसाद देंगी भगवान को चढ़ाने के लिए? बेटी, ये सब तो भगवान का ही दिया हुआ है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें प्रसाद देने के लिए तैयार हूँ। एक मिनट रुको बेटी। क्या हुआ आंटी, आपने मुझे जाने से क्यों रोका? बेटी, तुमने कुछ खाया है या नहीं? नहीं आंटी जी, मैंने और मेरी माँ ने आज 2 दिन से कुछ नहीं खाया। हमारे पास पैसे नहीं है, इसीलिए। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना दूंगी। तुम खुद भी खा लेना और अपनी माँ को भी खिला देना, तभी तो तुम्हारी माँ जल्दी ठीक होगी ना।
आंटी जी, आपको देखकर आज ये साबित हो गया कि इस दुनिया में अच्छे लोग आज भी हैं, वरना क्यों ही कोई किसी की मदद करे। मैंने तुम्हारी मदद इसलिए करी क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह गरीब हूँ और तुम्हारी परेशानी को अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि जिस परेशानी से तुम लड़ रही हो ना, उसी परेशानी से मैं भी लड़ रही हूँ। आंटी जी, मैं आपकी ज्यादा मदद तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन एक चीज मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तुम मेरी किस चीज में मदद कर सकती हो? आंटी, आप मंदिर के बाहर राम भगवान का प्रसाद बेचती हो, मैं वही प्रसाद आसपास के सभी मंदिरों में बेचा करूँगी। इससे आपका प्रसाद भी बिक जाएगा और कमाई भी होगी, और हम दोनों गरीबों को एक दूसरे का सहारा भी मिल जाएगा। शाम के समय आपको जो ठीक लगे आप वो मुझे दे देना। लड़की की बात रेणुका के समझ में आ जाती है और अगले दिन से वो उस लड़की को भी राम मंदिर का प्रसाद बेचने में लगा लेती है। वो दुकान पर बैठकर प्रसाद बेचा करती और वो लड़की घूम घूम कर इस बहाने एक और गरीब को अपना पेट पालने का जरिया मिल जाता है। तभी एक रात वो घर पहुंचती है। बहू, अच्छा हुआ तू आ गई। देखना, तेरे ससुर जी को पता नहीं क्या हो गया। कब से आवाज दे रही हूँ, लेकिन ये अपने आँखें ही नहीं खोल रहे हैं। माँ जी, आप परेशान मत होइए, मैं देखती हूँ ससुर जी को क्या हुआ है। हाँ बहू, जल्दी से कुछ कर, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। अगर इनको कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। माँ जी, ऐसा मत बोलिए, अभी सुबह तक तो ससुर जी बिल्कुल ठीक थे, अचानक से इनको क्या हो गया? ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। आज बहुत दिन बाद मुझे अपने बेटे की बहुत याद आ रही थी, तो मैंने उसकी बात शुरू कर दी, तो इनकी आंखों में आंसू आ गया और ये रोते रोते बेहोश हो गए। माँ जी, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि ससुर जी के सामने आप उनकी बात मत किया कीजिए। आपको तो पता है ना कि डॉक्टर ने इन्हें किसी भी बात को लेकर चिंता करने से मना किया है, फिर भी आपने उनकी बात छेड़ी ससुर जी के सामने। बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये बस जल्दी से ठीक हो जाएं। रेणुका अपने ससुर को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन उसकी गरीबी देखकर कोई भी हॉस्पिटल वाले उसके ससुर को एडमिट करने से मना कर देते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। वो भागते हुए राम मंदिर में जाती है और बोलती है, राम जी, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है, लेकिन आज मांगती हूँ, मेरी मदद करिए। मैं एक प्रसाद बेचने वाली हूँ, कहाँ से इतने पैसे लेकर आऊँ जिससे मैं अपने ससुर जी का इलाज करवा पाऊँ? कोई तो चमत्कार कीजिए। रेणुका सर झुकाए भगवान के सामने रो ही रही होती है। तभी एक आदमी पीछे से उसके कंधे पर आकर हाथ रखता है, जो कि और कोई नहीं, उसका पति गोपाल होता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। आप मेरे सामने? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं, तुम कोई सपना नहीं देख रही, मैं गोपाल हूँ, तुम्हारा पति। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? ससुर जी की तबीयत बहुत खराब है, आपकी याद में पहले उनकी आवाज चली गई और अब वो अपनी आंखें भी नहीं खोल रहे हैं। पैसे न होने के कारण कोई भी हॉस्पिटल वाले उनका इलाज नहीं शुरू कर रहे हैं। तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझे वहाँ लेकर चलो। रेणुका अपने पति को लेकर हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ वो डॉक्टर से बात करके सारे पैसे जमा करवाता है और अपने पिता का इलाज शुरू करवाता है। कुछ देर बाद उसके पिता होश में आते हैं और वो अपने सभी घर वालों को इतने साल वापस ना आने का कारण बताता है। साथ ही उन्हें मुसीबत में छोड़कर जाने के लिए माफी भी मांगता है। इतने सालों बाद उसके माता पिता अपने बेटे को पाकर और रेणुका अपने पति को पाकर उसकी सभी गलतियों को भुला देते हैं और एक साथ मिलकर राम मंदिर जाकर राम जी को धन्यवाद करते हैं। अब्दुल कई सालों से दर्जी का काम किया करता था, लेकिन अब उसकी उम्र ज्यादा हो चुकी थी, तो अब्दुल का बेटा अरमान अपने पिता के साथ दुकान पर रहा करता था और वो मोहल्ले के लोगों के कपड़ों का नाप लेने के लिए घर घर भी जाया करता था। एक रोज रहमान, जो अब्दुल का पुराना कस्टमर था, वो अब्दुल की दुकान पर आता है और अब्दुल से कहता है, अब्दुल भाई, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? जनाब, सब अच्छा है, बड़े दिनों बाद आना हुआ है, क्या बात है? अब्दुल भाई, मेरी बेटी नूरी के लिए मुझे कपड़े सिलवाने थे, मैंने सोचा बोलता जाऊं ताकि आप शाम को आकर नाप ले लें। भाईजान, अब मुझसे तो चला नहीं जाता, ऐसा करता हूँ अपने लड़के अरमान को भेज देता हूँ, वो लेकर आ जाएगा नाप, आप चिंता मत कीजिए। अब अब्दुल अपने बेटे अरमान के आने पर देर शाम उसे रहमान के घर भेजता है, जहाँ जाकर
अरमान रहमान की बेगम यानी उनकी पत्नी शबाना से कहता है। जी आंटी जी, मैं अरमान, दर्जी अब्दुल का बेटा। आओ आओ बेटा, कपड़ों के नाप लेने आए हो? जी आंटी जी, आप बता दे किन का नाप लेना है। शबाना पहले तो कपड़ों के नाप अरमान को दे देती है और उसके बाद शबाना अपनी बेटी नूरी को आवाज लगाकर बुलाती है, लेकिन नूरी अपने माथे पर चुन्नी रखने लगती है। ऐसे में शबाना अपनी बेटी नूरी से कहती है, अरे आजा, ये अपने ही घर का बच्चा है अरमान, इसके पिताजी तो पुराने दर्जी हैं हमारे। अब जैसे ही नूरी अपने कमरे से बाहर आती है, वैसे ही अरमान नूरी को देखकर पहली ही नजर में अपना दिल हार बैठता है और नूरी अरमान के सामने आकर अरमान से कहती है, जी मुझे तो एक बुर्का और 2 सूट सिलवाने हैं। अरमान तो नूरी को देखता ही रह जाता है। तभी नूरी अरमान से कहती है, आपने सुना मैंने आपसे क्या कहा? जी नहीं, क्या सिलवाना है आपको? वो मेरा ध्यान पापा के हिसाब पर था। अरमान तो नूरी पर दिल हार चुका था, लेकिन नूरी भी समझ जाती है कि अरमान को उसे देखकर कुछ तो हुआ। और इस इंसिडेंट के बाद अरमान का नूरी के घर आना जाना होने लगता है। अब ऐसे में नूरी और अरमान को कब और कैसे एक दूसरे से प्यार हुआ, ये दोनों को पता ही नहीं चल पाया। लेकिन अब तो जो नूरी बाहर जाने से डरती थी, वो अब अरमान की दुकान पर आने जाने लगी। एक रोज रहमान अपनी बेटी नूरी से कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हारी उम्र निकाह के लायक हो चुकी है और तुम्हारा निकाह करके भी मैं फारुक हो जाऊं। लेकिन अब्बा जान, मुझे तो निकाह करना ही नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ से दूर चली जाओगी, अपनी अम्मी से दूर हो जाओगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पुराने दोस्त मोहम्मद काजी के लड़के से तुम्हारा रिश्ता तय किया है मैंने। फिर भी मैं ये निकाह नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। इतना सुनने के बाद रहमान को गुस्सा आ जाता है और जैसे ही रहमान नूरी पर हाथ उठाता है, वैसे ही उसे शबाना रोक लेती है। तभी रहमान अपनी पत्नी से कहता है, समझाओ इस गुस्ताख लड़की को, कैसी बातें कर रही है ये कैसी बातें कर रही है नूरी तू, वो भी अपने अब्बा जान के सामने? मैं सिर्फ और सिर्फ शादी करूंगी तो अरमान से, वरना मुझे मरना ही गवारा होगा। अम्मी जान, आप भी ये सुन लें। उस दर्जी के बेटे से, जिसके पास एक वक्त के खाने के लिए पैसे भी नहीं है? वो तुझे क्या खुश रख पाएगा? अब्बा जान, मैंने अरमान से प्यार उसकी हैसियत देखकर नहीं, वो मुझे अच्छा लगा, बस अब और कुछ नहीं कहना मुझे। अब रहमान को जैसे ही ये पता चलता है कि उसकी बेटी नूरी उस दर्जी के बेटे के प्यार में पागल है, जो शुरू से ही उसके कपड़े सिलने आया करता था, तो ऐसे में रहमान अब्दुल को उसके बेटे के इस गलती के बारे में बताता है और दर्जी अब्दुल भी उससे माफी मांगता है और रहमान से कहता है, जी मैं उसे समझाता हूँ, आप माफ करिएगा जनाब, वो अभी बच्चा है, मैं उसे समझा दूंगा। अब्दुल अपने बेटे को तो समझा देता है, लेकिन नूरी अब इधर खाना पीना छोड़कर अरमान से निकाह करने की जिद करती है और हार कर रहमान को अरमान के घर अपनी बेटी नूरी का रिश्ता लेकर जाना पड़ता है और अब्दुल भी इस रिश्ते को स्वीकार लेता है और अब नूरी और अरमान का निकाह तो हो जाता है। लेकिन निकाह के 5 दिन बाद ही अब्दुल अपनी बहू नूरी से कहता है, तुम्हारे पिता ने तुम्हें मेरे घर की बहू बनाकर बहुत बड़ा उपकार किया है, तुम जब चाहो अपने घर आ जा सकती हो। ये सुनकर नूरी की आंखें भर आती है और नूरी अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर अरमान अपने कमरे में जाता है और नूरी से कहता है, हाँ मैं मानता हूँ कि तुम्हारे अब्बा की तरह मेरे अब्बा इतने पैसे वाले नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा, ना ही कोई दिक्कत होने दूंगा। नहीं, वो बात नहीं है, ये तो मेरा ही फैसला था कि मुझे तुमसे निकाह करना है, सब कुछ जानते हुए भी। बोलो नूरी, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? मेरे अब्बा ने तुमसे निकाह करवाने पर ये कहा था कि अब तुम्हारा इस घर से कोई वास्ता नहीं और ना ही कभी इस घर में लौट कर आना। मैं तुम्हारी किसी तरह से कोई मदद नहीं करना चाहता। कोई बात नहीं, वो गुस्से में उन्होंने बोल दिया होगा, लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं नूरी। ये बात अब्दुल सुन लेता है और अपने मन में सोचता है, कल ही इसे समझाया था कि इसके बाप से पैसे मांगने के लिए इस पे दबाव डाले, इसे मारे पीटे, लेकिन मेरा नालायक बेटा किसी काम का नहीं है। इतना सुनने के बाद अब्दुल अपनी दुकान पर चला जाता है और जैसे ही कुछ समय बाद अरमान दुकान पर आता है, तो अरमान को देखकर उसका दर्जी बाप उससे कहता है, अरे आओ आओ शहजादे मियाँ, चाय कॉफी क्या मंगवाऊँ आपके लिए? अब क्या हुआ अब्बा जान, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं हो सकता है।
तो मेरे घर से निकल जा। मैंने उसकी शादी तेरे से इसलिए करवाई थी ताकि वो अपने बाप के घर से पैसे लेकर आए, लेकिन उसके बाप ने तो उसे ही थमा दिया हमें और एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। अब अरमान को अपने पिता की ये बात चुभने लगी थी, क्योंकि अब्दुल के मन में लालच था। अब ऐसे में हार कर अरमान अपनी बेगम के साथ घर छोड़कर चला जाता है और पास के एक घर में दोनों किराए पर रहने लगते हैं। लेकिन जब ये बात नूरी के पिता यानी रहमान को पता चलती है तो एक रोज रहमान अपनी बेटी नूरी से मिलने आता है और जब अरमान अपनी दुकान पर होता है तो रहमान को देखकर नूरी रोने लगती है और रहमान भी अपनी बेटी के गले लगकर कहता है, मुझे पता है तेरे फैसले ने तुझे बर्बाद कर दिया है, लेकिन मैं अपनी फूल सी बेटी पर ये सब बीतते हुए नहीं देख सकता हूँ। अब्बा जान, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं जैसी भी हूँ खुश हूँ। मुझे पता है, ये ले कुछ पैसे रख और अरमान को कल इस एड्रेस पर भेज दियो। उसकी जॉब पक्की करवा दी है मैंने, बस उसे कुछ बताना नहीं। बेटा मुझे क्या पता था ये दर्जी जो मेरा पुराना दोस्त रहा है वो ऐसा भी करेगा। अब रहमान के जाने के बाद अगले ही दिन नूरी अरमान को जॉब पर भेजती है और अरमान की जॉब पक्की हो जाती है। लेकिन नूरी उसे अपनी सहेली के बिहाफ पर जॉब लगने के बारे में अरमान को बताती है। अरमान की जिस जगह नौकरी लगती है वहाँ की सैलरी पैकेज भी काफी अच्छी थी और देर शाम अरमान अपनी पत्नी नूरी से आकर कहता है, मेरी जॉब पक्की हो गई है, अब बस कुछ ही दिनों में हम एक अच्छे से घर में रहेंगे। तुम्हें और कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मैं भी आज बहुत खुश हूँ, तुम्हारी जॉब जो लग गई। अरमान को क्या पता था कि नूरी के पिताजी की बदौलत उसे जॉब मिली है, लेकिन इस नौकरी के बाद अरमान और नूरी की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। हालांकि अब प्यार किया तो प्रॉब्लम तो आनी ही थी, लेकिन वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। नेहा अपने घर में बैठकर अपने ऑफिस का कुछ काम कर रही थी, तभी उसकी एक सहेली आती है और उससे काम की बात करने लगती है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। उसी बीच वो चारों बच्चे उसके पास आ जाते हैं और चारों उसे गले से लगा लेते हैं। ये देखकर उसकी सहेली कहती है, नेहा, ये बच्चे मेरे हैं। क्यों, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, मतलब ये बच्चे तेरे कैसे हो सकते हैं? तूने अभी तक तो शादी भी नहीं की। तो क्या हुआ, अगर मैंने शादी नहीं की तो क्या मैं बिना शादी के माँ नहीं बन सकती? यार ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है। मैं नहीं मान सकती। बिना शादी के 4 बच्चे कैसे हो सकते हैं? मतलब तुझे काफी समय से जानती हूँ मैं। अगर ऐसा कभी कुछ होता तो तू मुझे जरूर बताती। पर ये बच्चे मेरे ही हैं। हो ही नहीं सकता है। क्यों? जब आजकल के लोग पानी में आग लगा सकते हैं, लोग अकेले कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं बिना शादी के माँ क्यों नहीं बन सकती? देख नेहा, मैं जानती हूँ कि तू मेरे साथ मजाक कर रही है। अब सच सच बता। बच्चों, तुम अंदर जाओ, मैं यहाँ काम की बात कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर वो सभी बच्चे अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद हाँ, तो अब तू बता, तेरे मन में क्या सवाल आ रहा है? अब मैं एक ही बात बार बार नहीं दोहराऊंगी। अच्छा ठीक है, आज से कुछ समय पहले की बात है। नेहा अकेली अपने घर में रहा करती थी। नेहा की ना तो माँ थी और ना ही पिता। आज से 10 साल पहले जब नेहा छोटी थी तभी उसके माता पिता की मौत हो गई थी। उसके बाद उसका पालन पोषण उसके चाचा चाची ने किया, पर शायद कुदरत ने उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था और समय के साथ नेहा के चाचा चाची का भी स्वर्गवास हो जाता है। पर आज तक नेहा को कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि नेहा खुद के पापा का बिजनेस संभाला करती थी। ऐसे ही एक दिन नेहा अपने ऑफिस से घर आ रही थी, तभी उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ती है, जहां वो देखती है कि वो बच्चा कुछ लोगों से भीख मांग रहा है। भैया कुछ पैसे दे दो, मुझे और मेरे भाई बहन को बहुत भूख लग रही है। अरे भाई जाना, क्यों दिमाग खराब कर रहा है? भैया प्लीज दे दो ना। वो बच्चा अब उस आदमी के पैरों को पकड़ लेता है और एक बार फिर उससे बोलता है, भैया मैं आपको जाने नहीं दूंगा, प्लीज दे दो ना। छोड़ मेरा पैर, छोड़। नहीं भैया नहीं, आप जब तक मुझे खाने को या कुछ पैसे नहीं देंगे तब तक मैं आपको कहीं भी जाने नहीं दूंगा। उस लड़के के कपड़े फटे हुए थे, साथ ही उसके कपड़ों पर धूल मिट्टी भी काफी थी और इतना गंदा होने के बाद भी वो लड़का उस आदमी के पैरों में था। बस यही सोचकर वो आदमी उसको अब एक लात मारता है और उसको खुद से दूर करते हुए उससे कहता है, चल निकल यहाँ से, ना जाने कहाँ से आ जाते हैं। एक तो इतना गंदा हो रहा है, ऊपर से मुझे छू रहा है। पहले खुद को साफ कर किया। उस आदमी की लात उस लड़के को काफी तेज लगती है,
पर फिर भी बेचारा अपना पेट पकड़कर उठता है और जैसे ही उसके पास कुछ बोलने के लिए जाता है तभी वो आदमी उसको गुस्से में कहता है, अगर दोबारा यहाँ पर आए ना तो सच कह रहा हूँ अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। इतना बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तो वहीं वो लड़का अपना पेट पकड़कर रोने लगता है। जहाँ वो लड़का रो रहा था तो वहीं दूर से नेहा अपनी कार में बैठकर ये सब कुछ देख रही थी। उस बच्चे की ऐसी हालत उससे देखी नहीं जाती और वो बिना सोचे समझे उस बच्चे के पास जाती है और उससे बोलती है, बेटा क्या हुआ, तुम इस तरह रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं दीदी, मैं बस यूं ही। भूख लग रही है? नहीं दीदी, मुझे भूख नहीं लग रही, मैं अपनी बहनों के पास जा रहा हूँ, उन्होंने कुछ तो बनाया ही होगा मेरे लिए। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। अगर मैं इन दीदी के साथ गया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये दीदी भी मुझे मारे। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा दीदी, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊँगा, मैं अकेले ही जा सकता हूँ। वो ये सब बोल ही रहा था कि तभी उसके पेट का दर्द तेज हो जाता है, जिसके बाद वो अपने पेट को पकड़कर करहाने लगता है। मेरा पेट। क्या हुआ तुम्हारे पेट में? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। नेहा बिना कोई देरी किए उसको अपने साथ लेकर डॉक्टर के पास जाती है और उसका चेकअप करवाती है, जहाँ उसे डॉक्टर बताते हैं, नेहा जी, ये बच्चा काफी टाइम से भूखा है। साथ ही भूखा रहने की वजह से एक तो इसको कमजोरी हो रही है, दूसरा इस बच्चे के पेट में किसी ने काफी तेज चीज मारी है, इसीलिए इस बच्चे को पेट में ज्यादा दर्द है। खैर मैं अभी इसको कुछ दवाई लिख देता हूँ, आप इस बच्चे को समय पर दवाइयाँ देते रहना। डॉक्टर अब उसको दवाई दे देते हैं और कुछ देर बाद नेहा उसको वहाँ से ले जाती है। तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें किसने मारा था? दीदी मेरा नाम राघव है और मुझे किसी ने नहीं मारा है। झूठ मत बोलो, तुम्हें पता है जब उस आदमी ने तुम्हें लात मारी थी तब मैं अपनी कार में बैठकर यही देख रही थी कि आखिर क्यों उसने तुम्हें लात मारी। दीदी मैं अपनी बहनों के लिए भीख मांग रहा था क्योंकि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है और मेरी तीनों बहनें अभी ज्यादा बड़ी नहीं है, बस इसीलिए मैं उनका पेट भरने के लिए। ये बहुत गलत बात है राघव। हाँ ठीक है, तुमने अपनी बहनों के लिए इतना सोचा और तुम दूसरों की लातें भी खा रहे हो, पर जरा सोचो अगर तुम्हारी बहनों को ये सब पता चल गया तो उन्हें कैसा लगेगा। और वैसे भी अभी ये उम्र तुम्हारी पढ़ाई करने की है तो तुम। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है दीदी, मैं अकेला हूँ जो अपनी बहनों का ख्याल रखता हूँ। अगर मैंने ये सब करके अपनी बहनों का पेट नहीं पाला तो वो भी मेरी तरह भूखी रह जाएंगी। कहाँ है तुम्हारा घर? चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारे घर। नेहा राघव को उसका घर दिखाने को कहती है, जिसके बाद राघव नेहा को अपने साथ लेकर वहाँ जाता है जहाँ वो अपनी 3 बहनों के साथ रहा करता था। उस जगह को देखकर नेहा की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि राघव के पास तो घर था ही नहीं और न ही सर छुपाने के लिए छत। ये देखकर नेहा हैरान होते हुए राघव से कहती है, राघव तुम यहाँ रहते हो इतनी धूल मिट्टी में? हाँ दीदी, वो क्या है ना, हम गरीब हैं इसीलिए हमारे पास घर नहीं है, पर हम लोग यहाँ अपना गुजारा कर लेते हैं। वैसे ये मेरी पहली बहन काव्या, दूसरी बहन मधु और ये मेरी सबसे छोटी बहन सौम्या। राघव अब से तुम सब यहाँ नहीं रहोगे, अपना सामान बांधो और चलो मेरे साथ। पर दीदी कहाँ, हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ से कहीं भी गए तो कोई भी यहाँ आ सकता है, और अगर कोई भी यहाँ रहने आ गया तो हमें अपनी जगह से हाथ धोना पड़ेगा। नहीं, तुम सब अब दोबारा यहाँ रहने नहीं आओगे। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? हम यहाँ दोबारा नहीं आएंगे तो हम कहाँ रहेंगे? मेरे साथ मेरे घर में रहोगे। अब क्या था, नेहा अब उन बच्चों को अपने साथ ले जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो वो उन्हें गोद ले लेती है। समय गुजरता है, समय के साथ अब सब कुछ ठीक होने लगता है। नेहा उन चारों बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए उनका स्कूल में एडमिशन करवाती है, जिसके बाद अब उसके सभी बच्चे स्कूल में भी जाने लगते हैं। ये कारण है इन बच्चों को अपनाने का। अच्छा, तो इस तरह से तू बिन शादी के 4 बच्चों की माँ बनी। खैर ये बता कि तूने इन बच्चों को लीगल तरीके से अडॉप्ट किया है ना? नहीं यार, मैं करने ही वाली थी। चल अच्छी बात है, तो कानूनी तरीके से इनको अडॉप्ट कर ले। अच्छा मैं चलती हूँ, तू अपना और इनका ख्याल रखना। इतना बोलकर नेहा की दोस्त वहाँ से चली जाती है। तो वहीं अब नेहा भी कानूनी तरीके से उन बच्चों को अडॉप्ट करती है और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।
दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।